हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक से एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये न्यूमेरिकल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देख लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसको समझें। अगर ये कोई कंडक्टर है, कोई रेसिस्टेंस है, तो अगर इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं एक सोर्स से, एक रेसिस्टेंस है, इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, तो ये जो रेसिस्टेंस है ये आर मान लेते हैं। ये रेसिस्टेंस यानी कि ये बल्ब हो सकता है, ये फैन हो सकता है, ये गीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो हीटिंग इफेक्ट होगा, ये जो गर्म हो जाएगा, जब करंट इससे पास करेगा तो ये हीट हो जाता है। तो ये हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे जो करंट पास करेगा। मान लेते हैं कि इससे जो करंट पास कर रहा है वो करंट आई एम्पियर है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस आर है, तो ये जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेसिस्टेंस का। मतलब कि रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज हम कर दें तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो ज्यादा हो जाएगा। और एक और फैक्टर आता है, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम का मतलब जितना समय हम लोग इस रेसिस्टेंस को यूज में लाते हैं, जितना देर हम बल्ब जलाएंगे उतना ही उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस तीनों को एक साथ लिया जाए तो ये आ जाता है H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब देखें यहां पर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स। मटेरियल भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, लेंथ भी सेम है। इसका मतलब है कि दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है। तो अगर दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है तो उसको हम लोग सीरीज में पहले कनेक्ट करते हैं और फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर उसको सीरीज में कनेक्ट हम करते हैं तो इस प्रकार से उसको कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें ये आर है, ये आर है, और ये जो भी है पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर उसको रखा गया है। तो ये पहले सीरीज में रखे, इसके बाद जब हम इसको पैरेलल में रख लेते हैं ये पैरेलल में आ गया, तो इसका भी पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे इस केस में, और फिर इस केस में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। ये भी आर और आर ही है, तो ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर R1 है, मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें अगर उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RP है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बतलाता है, V इज इक्वल टू आर आई।
इससे हम I का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I इज इक्वल टू V/R हो जाता है। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगर, तो H प्रोपोर्शनल I के जगह पे अगर हम ये रख देते हैं तो V²/R² इंटू R इंटू टी, R इंटू टी, R कैंसिल हो जाएगा, तो H प्रोपोर्शनल V²/R इंटू टी। यहां पर इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें तो V और T दोनों केस में कांस्टेंट है, दोनों में V इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो हीट प्रोड्यूस्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन टू केसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब हम लोग इस क्वेश्चन में चलते हैं, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। दोनों को पहले सीरीज में जोड़ेंगे, फिर पैरेलल में जोड़ेंगे और उसके बाद उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर जो है इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो दोनों रेसिस्टेंस इक्वल होगा, मान लेते हैं दोनों इक्वल रेसिस्टेंस R ओम है, ये पैरेलल में है R और R ओम। सबसे पहले हम लोग इस केस में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस केस में सीरीज में इज इक्वल टू RE है, मान लेते हैं। और इस केस में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में RP है। दोनों केस में अलग अलग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग RE निकाल लेते हैं। RE इज इक्वल टू R प्लस R, दोनों सीरीज में है इसलिए अलजेब्रिक सम होगा, इज इक्वल टू 2R। ठीक है, अब हम लोग पैरेलल में निकाल लेते हैं। तो पैरेलल में 1 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहां पर पैरेलल में निकाल लेंगे RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है इसलिए 1/R प्लस 1/R, ये हो गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये हो जाता है इक्वल टू 1 प्लस 1/R is equal to 2/R. Therefore, RP is equal to R/2. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में निकल गया हमारा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहां पर सीरीज में निकल गया था, RE is equal to 2R। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि हीट प्रोड्यूस्ड इस केस में, अब लिखते हैं दोनों केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को निकालना है दोनों का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का रेशियो निकालना है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RE के, तो 1/RE और फिर डिवाइड in parallel combination is inversely proportional to RP, therefore 1/RP ये वाला। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये RP ऊपर चला गया by RE is equal to RP। RP कितना आया है R/2 इंटू RE, RE हमारा आया है 2R, R कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब है कि दोनों केस में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसका रेशियो 1:4, यही हमारा आंसर है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये बहुत अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है।
इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन को मैं बतलाऊंगा और कमेंट में लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में लिखें, उसका सॉल्यूशन भी मैं जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना सा ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।